Good morning all. Welcome to our YouTube channel प्रिंस त्यागी MEC। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए सब्जेक्ट और टॉपिक के वीडियोस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस और टॉपिक्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का टॉपिक कटिंग टूल मटेरियल, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेम के स्टूडेंट्स के लिए है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में कटिंग टूल मटेरियल के बारे में काफी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। कटिंग टूल मटेरियल कैसा होता है, उसका क्लासिफिकेशन कैसा होता है, अलग अलग तरह के कटिंग टूल मटेरियल के उसकी ज्योमेट्री, उसका नोमेनक्लेचर और उसकी हीट जनरेशन मशीनिंग में कैसे होता है, और जो इंपॉर्टेंट कटिंग पैरामीटर्स हैं वो भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कटिंग टूल जो है वो बनाए किस मटेरियल से जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो कटिंग टूल मटेरियल के लिए जो सबसे जरूरी और बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, उसमें सबसे पहले है कटिंग टूल मटेरियल मस्ट बी हार्डर एंड टफ देन द वर्क पीस। जो जिस भी मटेरियल का हम कटिंग टूल बना रहे हैं वो वर्क पीस से हार्ड होना चाहिए और उससे टफ होना चाहिए। अगर कटिंग टूल हमारा वर्क पीस से हार्ड नहीं होगा तो हम कटिंग नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कटिंग टूल मटेरियल मस्ट बी एब्रेशन रेजिस्टेंस। एब्रेशन होता है कि किसी चीज को के अगेंस्ट में जब कुछ रब किया जाता है तो उसका वेयर एंड टियर होना। जैसे हम सैंड पेपर होता है जिसको रेगमार बोलते हैं हिंदी में, अगर हम घिसते हैं किसी भी मेटल पे तो वो वहां से उसका एब्रेशन होता है, उसका घिसाव शुरू हो जाता है। तो कटिंग टूल में जो मटेरियल है वो एब्रेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। अदरवाइज वर्क पीस के साथ जब वो एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो कटिंग टूल का जो मटेरियल है वो वहां से उसका वियर एंड टियर हो जाएगा। नेक्स्ट है कटिंग टूल मटेरियल मस्ट बी एबल टू बियर लोड एंड एब्जॉर्ब द शॉक। तो जब कोई भी हम मशीनिंग, टर्निंग या कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो भी लोड कटिंग टूल पर आएंगे और जो शॉक कटिंग ऑपरेशन के टाइम पे आएंगे, उसको जो कटिंग टूल मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करना चाहिए, उसको वो बियर करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि जो कटिंग टूल है वो लोड की वजह से या फोर्स की वजह से टूट जाएगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब बात करते हैं कि कटिंग टूल में प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हाई हॉट हार्डनेस और रेड हार्डनेस। अब ये क्या होता है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट रिटेन्स हार्डनेस एट हाई टेम्परेचर। जैसे कि आप जानते हैं कि जब मशीनिंग या टर्निंग या कटिंग ऑपरेशन किया जाता है तो उस जोन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो हमें कटिंग टूल के लिए ऐसा मटेरियल चाहिए जो हाई टेम्परेचर पर भी अपनी हार्डनेस को बनाए रखे। अदरवाइज हम जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो मटेरियल की हार्डनेस कम होती जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कटिंग टूल मटेरियल के सिलेक्शन में कि हाई टेम्परेचर पे हार्डनेस जो मटेरियल की है, कटिंग टूल मटेरियल की, वो बनी रहनी चाहिए, उसकी हार्डनेस कम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज कटिंग जो है वो नहीं होगी और जो टूल मटेरियल है वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका विरूपण हो जाएगा। नेक्स्ट है टफनेस। टफनेस जो है वो काफी हाई होनी चाहिए कटिंग टूल मटेरियल की, जिससे वो इंपैक्ट लोड यानी कि अचानक लगने वाले लोड और शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कटिंग टूल में इंपैक्ट लोड कब आएंगे? जब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं तो एकदम से लोड टूल पे आता है। ऐसे ही इंटरमिटेंट कटिंग, जो रुक रुक कर जो होने वाली कटिंग है, उसमें भी इंपैक्ट लोड टूल मटेरियल पर आते हैं। तो अगर टफनेस, हाई टफनेस होगी तो
टूल मटेरियल उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, अदरवाइज वो उसका फ्रैक्चर हो सकता है, वो टूट सकता है। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि टूल मटेरियल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो जो हीट जनरेट हो रही है कटिंग ऑपरेशन के समय पे, उसे आसानी से अपने आसपास के एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट को दे दे, जिससे कि टूल बहुत ज्यादा गर्म या हीट ना हो जाए। नेक्स्ट है लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि जो घर्षण गुणांक है वो कम होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो सरफेस फिनिश हमें मिलेगी फाइनल प्रोडक्ट की वो अच्छी होगी और टूल मटेरियल का वियर एंड टियर भी कम होगा, इससे उसकी टूल लाइफ बढ़ेगी। नेक्स्ट है लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जो एक्सपेंड होता है टूल मटेरियल वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, जो डायमेंशनल एक्यूरेसी है वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो टूल मटेरियल का लो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होना चाहिए। एंड लास्ट है एब्रेशन रेजिस्टेंस, यानी कि वो घिसाव रोधी होना चाहिए, उसकी जो सरफेस है वो इतनी हार्ड होनी चाहिए कि उसका आसानी से एब्रेशन या वियर एंड टियर ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कटिंग टूल होता है उसकी रेक सरफेस पर जो चिप है वो स्लाइड करती है, तो अगर उसका एब्रेशन, टूल मटेरियल का एब्रेशन रेजिस्टेंस कम होगा तो चिप जब स्लाइड करेगी तो वो अपने साथ टूल की जो सरफेस है उसको भी वियर एंड टियर उसकी रेगुलरली होती रहेगी और हमारा टूल वीक होता जाएगा और एक समय के बाद टूट जाएगा। तो इसलिए जो टूल मटेरियल है वो एब्रेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे वेरियस कटिंग मटेरियल्स। जो कटिंग टूल के मटेरियल्स हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और उनको कहां कहां पे यूज किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो कटिंग टूल मटेरियल है उनमें सबसे पहले आता है हाई कार्बन स्टील, उसके बाद हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड्स, स्टेलाइट्स, सिरेमिक, सीबीएन जिसकी फुल फॉर्म है क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, और लास्ट में आता है डायमंड। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाई कार्बन स्टील से। जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं कि इस स्टील में जो कार्बन कंटेंट है वो हाई होता है। बेसिकली इसमें आयरन होता है यानी कि Fe, और Fe के साथ में पॉइंट Fe यानी कि आयरन और प्लस कार्बन, जो मेन इसके कंस्टिट्यूएंट है ये यही दोनों है। इसमें ऑलमोस्ट 98 से 99% तक आयरन होता है और बहुत ही मिनिमम जो परसेंटेज है 0.6 से लेके 1.5% तक कार्बन होता है, और इससे भी कम क्वांटिटी में इसमें मैग्नीज और सिलिकॉन को मिलाया जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन से जो स्टील हमें मिलती है उसे बोलते हैं हम हाई कार्बन स्टील। ये हमारा बहुत ही प्राइमरी या सबसे शुरुआती दौर में यूज होने वाला टूल मटेरियल रहा है। इसकी हार्डनेस, अगर हम रोकवेल हार्डनेस की बात करें तो हाई कार्बन स्टील की जो हार्डनेस है वो 50 से 60 HRC की रेंज में होती है, और इसकी जो कटिंग स्पीड है वो 5 से 6 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड पर हम इसके हाई कार्बन स्टील से बने हुए टूल को चला सकते हैं। लेकिन यहां पर जो एक प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है वो है कि कटिंग स्पीड को अगर हम 5 से 6 मीटर से ज्यादा बढ़ा देंगे तो जो इसकी हार्डनेस है वो अचानक से कम हो जाती है। इसका कारण क्या है कि कटिंग स्पीड बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे कटिंग स्पीड यानी कि V बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये हम अपने पिछले लेक्चर में या वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। अब टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो ये मटेरियल हाई कार्बन स्टील जैसे ही 250 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर रेंज में जाएगा तो ये अपनी हार्डनेस को खो देता है। उसके बाद इस हाई कार्बन स्टील से बने हुए टूल को हम मशीनिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बाद में ये टूल मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है
और कटिंग करने की उसकी जो एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, वो खत्म हो जाती है। इसी कारण से जो हाई कार्बन स्टील के बने हुए टूल्स हैं उन्हें केवल वुड वर्किंग या फिर जहां पर हैंड ऑपरेशन यानी कि हाथ से चलने वाली जो मशीनें होती हैं वहां पर सिर्फ हम यूज करते हैं। वुड वर्किंग यानी कि जहां पर लकड़ी का काम किया जाता है, और या फिर हैंड जो मशीन होती हैं हाथ से चलने वाली, जैसे कि आरी है, सॉ जिसको हम बोलते हैं, या फिर चीजल है। इस तरह की जो चीजें हैं जिन्हें हाथ से चलाया जाता है, ना कि मशीन से, जहां पर स्पीड कम होती है, टेम्परेचर 250 डिग्री से की रेंज में ही रहता है, उससे कम में ही रहता है, ऐसी जगह पे ही हम इसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम इस टूल को मेटल कटिंग के लिए यूज करेंगे तो जो हमारा टेम्परेचर है वो इस रेंज से ज्यादा हो जाएगा और वहां पर ये टूल डिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हाई स्पीड स्टील। तो जो प्रॉब्लम्स हमने हाई कार्बन स्टील के मटेरियल के साथ फेस करनी पड़ती है, टेम्परेचर रेंज को लेके, उसकी स्पीड लिमिट को लेके, उसको ओवरकम करने के लिए इस मटेरियल को बनाया गया। और इसमें इसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए क्या किया गया, हाई कार्बन स्टील में हमने कुछ अलॉयज या कुछ मटेरियल्स को मिला दिया, अलॉय मटेरियल को, जिसमें सबसे पहले है टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, कोबाल्ट। इन सबको हाई कार्बन स्टील में मिलाने से क्या हुआ कि जो टूल मटेरियल हमें मिला उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़ गई, उसकी टफनेस बढ़ गई और उसका वियर रेजिस्टेंस इंप्रूव हो गया। यानी कि वो पहले से ज्यादा हार्ड, पहले से ज्यादा टफ और पहले से ज्यादा वियर रेजिस्टेंस बन गया। किसके मुकाबले? हाई कार्बन स्टील के मुकाबले। किसके कारण? जो ये मटेरियल्स हमने इसमें, जो अलॉय हमने इसमें मिलाए हैं। दिस मटेरियल कैन रिटेन हार्डनेस अप टू 650। यहां पे आप देख रहे हैं कि इन मटेरियल्स के मिलाने से जो टेम्परेचर रेंज है वो 250 से 650 हो गई है। अभी हाई स्पीड स्टील से बने हुए टूल 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हाई स्पीड स्टील की जो कटिंग रेंज है, कटिंग स्पीड की रेंज है, वो भी बढ़ गई है। उसे हम 25 से 30 मीटर पर मिनट की कटिंग स्पीड तक यूज कर सकते हैं। जबकि आप देखेंगे कि हार्डनेस की रेंज वही है, बट अब ये बहुत ही हाईयर टेम्परेचर तक अपनी हार्डनेस को हम, ये टूल मटेरियल अपना रिटेन कर सकते हैं। सबसे पहले जो हाई स्पीड स्टील जिसको डेवलप किया गया था वो है 1841 HSS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इसको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि 1841 HSS जो है उसका क्या कॉम्बिनेशन है, या उसके कंपोनेंट्स या उसके अलॉय मटेरियल क्या क्या है। सो जो 1841 HSS है, यानी कि हाई स्पीड स्टील, जिसको शॉर्ट में यहां पे हमने HSS लिखा है, इसमें जो 18 है वो क्या है, 18% टंगस्टन होता है। उसके बाद 4 है, 4% क्रोमियम होता है। क्रोमियम क्या करता है, जो कोरोजन रेजिस्टेंस है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद जो 1 है, 1% इसमें क्या है, वेनेडियम। तो ये सभी आप इसको अच्छे से याद रखें कि जो 1841 है उसमें 18% टंगस्टन है, 4% क्रोमियम है और 1% वेनेडियम है। और इसी के साथ 0.5 से 0.75% की रेंज में इसमें कार्बन कंटेंट होता है। तो इस कॉम्बिनेशन से जो टूल मटेरियल हमें मिलता है उसे बोलते हैं हम 1841 HSS। आजकल जो हाई स्पीड स्टील हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है टंगस्टन टाइप, जिसे हम T सीरीज बोलते हैं, और इसमें जो टूल के नाम है वो T1, T4, T7 इस तरह से होते हैं। और दूसरा है मोलिब्डेनम टाइप, जिसे हम M सीरीज बोलते हैं। तो जो टंगस्टन टाइप है उसमें जो मेन अलॉइंग मटेरियल होता है वो टंगस्टन होता है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसमें 18% टंगस्टन है, बाकी सारे जितने अलॉइंग मटेरियल है उनसे ये कहीं ज्यादा है। मोलिब्डेनम टाइप में सबसे ज्यादा मोलिब्डेनम को मिलाया जाता है। जो M सीरीज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है उनमें से एक है M2, और M2 का कंपोजिशन है, इसमें 0.8% कार्बन,
4% क्रोमियम, 2% वेनेडियम, 6% टंगस्टन और 5% मोलिब्डेनम। तो यहां पर देख सकते हैं कि आप इसमें ऑलमोस्ट टंगस्टन के बराबर ही मोलिब्डेनम इसमें मिलाया गया है, इसीलिए ये मोलिब्डेनम टाइप का है। मोलिब्डेनम टाइप आर चीपर एंड टफर। जो मोलिब्डेनम सीरीज या टाइप के जो हाई स्पीड स्टील टूल हैं वो टंगस्टन टाइप के टूल से चीपर हैं, सस्ते हैं और उनसे टफर है। टफर है तो इसलिए उनको इंटरमीडिएट कटिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेलाइट। स्टेलाइट है, इनको हम कास्ट कोबाल्ट अलॉयज टूल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेन जो एलिमेंट है या मेन जो मटेरियल है वो है कोबाल्ट उसको, और क्योंकि इस टूल को बनाने के लिए हम कास्टिंग जो प्रोसेस है उसको यूज करते हैं, इसलिए इसे कास्ट कोबाल्ट अलॉय टूल भी बोलते हैं। और ये जिस कैटेगरी में आते हैं उसे हम बोलते हैं कास्ट नॉन फेरस अलॉयज, क्योंकि इसमें आयरन नहीं होता है, इसलिए ये नॉन फेरस अलॉय टूल है और कास्टिंग की मदद से बनता है, इसलिए हम इसको कास्ट नॉन फेरस अलॉय टूल बोलते हैं। दीज आर नॉट टफ एज हाई स्पीड स्टील। तो इनकी टफनेस जो है वो हाई स्पीड स्टील जो मटेरियल है उससे कम होती है। कास्ट नॉन फेरस अलॉयज या फिर कास्ट कोबाल्ट अलॉयज में जो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जो टूल मटेरियल है वो है स्टेलाइट, और इसका कंपोजिशन होता है 30 to 35% क्रोमियम, 43 से 48% कोबाल्ट। यहां पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम मटेरियल है या जो मेन कंपोजिशन का इसका मटेरियल है वो है कोबाल्ट, इसीलिए इसको कास्ट कोबाल्ट अलॉयज कहा जाता है। उसके साथ 17 to 19% टंगस्टन और ऑलमोस्ट 2% कार्बन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसमें आयरन नहीं है, इसीलिए इसको हम नॉन फेरस अलॉयज के नाम से भी जानते हैं। ये जो टूल है ये हार्डनेस 900 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि ये हाई स्पीड स्टील से कहीं ज्यादा टेम्परेचर रेंज में हम इसको यूज कर सकते हैं। HSS के लिए जो रेंज है वो 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक है, जबकि जो स्टेलाइट है या कास्ट नॉन फेरस अलॉयज हैं वो 900 डिग्री सेल्सियस तक अपनी हार्डनेस बनाए रखते हैं। इसकी कटिंग स्पीड 50 to 60 मीटर पर मिनट है, जो कि HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील से लगभग 2 गुनी। These material are corrosion resistance but brittle। ये जो टूल मटेरियल है स्टेलाइट, ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इस पे आसानी से जंग नहीं लगता, हाई टेम्परेचर पर भी इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, लेकिन ये ब्रिटल होता है, यानी कि इसको हम इंटरमिटेंट जो कटिंग ऑपरेशन है उसमें ज्यादा यूज नहीं कर सकते, आसानी से टूट जाता है। दे हैव गुड वियर रेजिस्टेंस, लेकिन जो इनकी वियर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होती है, आसानी से इनका वियर एंड टियर नहीं होता, यानी कि घिसाव आसानी से नहीं होता है। दीज आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ इंसर्ट्स विच इज ब्रेस्ड टू टूल शैंक, क्योंकि ये जैसे कि हमने बताया कास्ट अलॉय टूल ब्रिटल होते हैं, यानी कि आसानी से टूट सकते हैं। तो जो कटिंग ऑपरेशन के समय पे अगर अचानक से कोई इंपैक्ट लोड आए या फोर्स बढ़ जाए, तो अगर पूरा का पूरा टूल ही हम स्टेलाइट का बना दें, यानी कि ये टूल है तो पूरा का पूरा टूल अगर हम स्टेलाइट का बना देंगे तो क्या होगा, ये यहां से या फिर शैंक से कहीं से भी टूट सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि जो स्टेलाइट है उसके इंसर्ट्स बनाए जाते हैं, यानी कि सिर्फ कटिंग एजेस उसकी बनाई जाती है, और जो टूल शैंक है जिसको हम टफ मटेरियल का बनाते हैं, जैसे कि हाई स्पीड स्टील या और भी जो टफ मटेरियल है, जो डक्टाइल मटेरियल है, उनका शैंक बनाते हैं और उस पे इसको टाइट कर देते हैं। ये अलग से ऊपर से इंसर्ट जो है वो लगा दी जाती है। तो इसको, इस तरह के टूल्स को हम बोलते हैं इंसर्ट। इस तरह की शेप में यहां पे आप देख रहे हैं कि ये कटिंग एजेस हैं, ये सिर्फ कटिंग एजेस वाला जो पोर्शन है इनको हम बोलते हैं इंसर्ट, और इसको
मेन जो शैंक है, ये देखिए ये पूरा शैंक है, शैंक की जो कटिंग वाला जो पोर्शन है वहां पर इसको हम या तो स्क्रू की मदद से टाइट कर देते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, अदरवाइज जो ब्रेजिंग होती है उसकी मदद से इसको यहां पर ब्रेज कर देते हैं। एक तरीके से इसको ये जोड़ दिया जाता है ब्रेजिंग की मदद से या फिर स्क्रूज की मदद से। तो यहां पर जो कटिंग है वो ये एज करेगी, यानी कि स्टेलाइट की जो इंसर्ट लगी हुई है कटिंग का काम वही करेगी, लेकिन क्योंकि ये ब्रिटल होता है इसलिए पूरा का पूरा टूल हम स्टेलाइट से नहीं बनाते हैं, शैंक बनाते हैं टफ और डक्टाइल मटेरियल से, और उसकी जो कटिंग वाली जो पोर्शन है वहां पर इंसर्ट को एक स्क्रू या ब्रेजिंग की मदद से लगा दिया जाता है। और जब ये इंसर्ट जो है उसकी कटिंग एज खराब हो जाती है तो हम इस स्क्रू को ओपन करके इसको रोटेट कर देते हैं, और उसके बाद क्या होगा, जो दूसरी एज है वो सामने आ जाएगी, इसको रोटेट कर दिया जाएगा। इस तरह से जब तक हमारे पास कटिंग एज होती है इसको रोटेट करके यूज करते हैं, और उसके बाद इसको फेंक दिया जाता है और इसकी जगह नई इंसर्ट लगा दी जाती है। तो इसको इसीलिए थ्रो अवे इंसर्ट के नाम से भी जाना आता है, यानी कि इंसर्ट को हम यूज करते हैं और उसको फिर थ्रो कर देते हैं, इसको फेंक दिया जाता है। जबकि जो हमारे हाई स्पीड स्टील के टूल होते हैं उसमें क्या होता है, जब कटिंग एज खराब हो जाती है उसके बाद फिर से उसकी ग्राइंडिंग कर देते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा टूल HSS या हाई स्पीड स्टील का बना होता है। जबकि यहां पर सिर्फ एक इंसर्ट स्टेलाइट की लगी है जिसको हम यूज करते हैं और थ्रो कर देते हैं, और फिर से नई इंसर्ट लाकर यहां पर यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए टूल मटेरियल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।